जी प्यारे बच्चों, हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं। उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। वहाँ मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज वैसे ही बता दिए थे, लेकिन इसके अलावा कुछ इस तरह के एमसीक्यूज हैं जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा बच्चों तवज्जो कीजिए। हमारा जो एमसीक्यू पहला अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 3 k कैप और आपको फोर्स का यूनिट दिया हुआ है न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 k कैप प्लस 3 i कैप, और आपको यूनिट दिया हुआ है इसका मीटर में। सही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों वेक्टर्स गिवन है। देन आपको कहा जा रहा है वर्क डन इज इक्वल टू। तो वर्क डन के लिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। फोर्स इक्वल है 3 k यूनिट वेक्टर के, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा 4 k यूनिट वेक्टर प्लस 3 i यूनिट वेक्टर। आप इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए 3 k इंटू 4 k, यानी कि ये फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए। 3 इंटू 4 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा 12, और डॉट प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा के और के यानी कि वेक्टर्स के बिटवीन। और नेक्स्ट वन आप देखिए 3 इंटू 3 9, सही है, और के डॉट आई यूनिट वेक्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट का जो डॉट है वो 0 के इक्वल आता है, और जो सेम डॉट प्रोडक्ट है के डॉट के, जे डॉट जे, आई के 1 के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ से वर्क का आंसर मिल जाएगा 12, और यूनिट हम यूज कर रहे हैं न्यूटन मीटर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो सही है, इस केस में आपको जो भी ऑप्शन दिया जाए, आपको जिस भी तरीके से वो एमसीक्यू दे दे, लेट्स सपोज यहाँ पे वो वर्क की बात नहीं करता, वो कह देता है कि ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई रैंडमली बी वेक्टर दिया गया है, देन आप उसका डॉट प्रोडक्ट ट्रेस कर लें, तो आपने सिंपल इस मेथड को यूज कर लेना है। सही है बच्चों। इसके बाद आप देखिए सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि ए वेक्टर की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो किसके इक्वल है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए कॉस थीटा। जरा देखिए, हमने प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लेट से ये वेक्टर है बी, और इसी तरह से ये वेक्टर है ए, और इन दोनों के बिटवीन ये एंगल थीटा मौजूद है। आपको पूछा ये जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रेस कर लीजिए। तो ए का अगर आप प्रोजेक्शन ट्रेस करेंगे तो जरा देखिए, आपने बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। आप देख सकते हैं अगर आप ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें, तो ए का वो कंपोनेंट जो थीटा के बिल्कुल सामने आएगा वो ए वाई है, और इसको आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा। और जो कंपोनेंट इस दूसरे वेक्टर के अलोंग आएगा ए का, ये आएगा ए एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब आप देखिए, ये जो ए कॉस थीटा है ये बी वेक्टर के अलोंग ए का वो पार्ट है जो इसकी डायरेक्शन में मौजूद है, या आप इसको यूं कह सकते हो जैसे मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि ए वेक्टर का ये बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट जो चीज़ हमें पता चली कि जो प्रोजेक्शन है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब होगा ए कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद सेकंड एक और ऑप्शन दिया हुआ है ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो हमने ये देखना है क्या ये ऑप्शन भी कहीं ट्रू तो नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। तो हमने इस पॉसिबिलिटी को भी टेस्ट करना है। जरा देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी जो है ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, और हम अगर यहाँ से वैल्यू निकाल लें ए कॉस थीटा की, जरा देखिए ए कॉस थीटा चूंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए है, आप इसे यू लिख लीजिए, और बी को आप ब्रैकेट से आउटवर्ड मूव करवा दीजिए। अब आप देखिए, अगर आप बी को यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी ए डॉट बी डिवाइड बाय ये बी का मैग्नीट्यूड इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वल आ गया ए कॉस थीटा के। और आप देखिए ए कॉस थीटा तो अगेन से प्रोजेक्शन ऑफ ए है। इसका ये मतलब हुआ आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए का एक और फार्मूला मिल गया, दैट इज ए डॉट बी डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑप्शन भी ट्रू बन रहा है,
पहला ऑप्शन भी क्लियर हो गया, ये भी बन रहा था, और ये वाला भी ट्रू आपको केस यहाँ पे मिल गया है। अच्छा मजीद आप देखिए ये एक और आपको यहाँ पे सी ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं क्या ये भी ऑप्शन कहीं पॉसिबल तो नहीं है। जरा देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए, जैसे आपने अभी ये ट्रेस किया है कि ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, आप इसको यूं भी लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट, अब ये जो बी वेक्टर है और बी का मैग्नीट्यूड है इसे आप डिवीजन फॉर्म में लिख लीजिए। और मजीद आप देखिए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी ट्रू बन रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। आपको ये इस तरह का एमसीक्यू मैंने इसलिए बना के दिया है कि आपको पता चल जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए का मतलब सिर्फ ए कॉस थीटा नहीं हो सकता, इसको आप यूं भी लिख सकते हो या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप ये सारे पॉसिबल वेज में अगर आपको ये पूछा जाए तो आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है एट व्हाट एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। आपको ये पूछा जा रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट है कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट अपनी एक्चुअल वैल्यू का हाफ रह जाती है। जरा देखिए डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिखा जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ये थीटा फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा जो मैग्नीट्यूड है ए बी का। जरा तवज्जो कीजिए, आपने यहाँ से कॉस थीटा की वो वैल्यू ट्राई करनी है जहाँ पे आपको इसका ये जो मैग्नीट्यूड का आंसर है ये हाफ मिल जाए। तो अगर आप थीटा को 60 डिग्री पुट करें, मतलब कोई भी एंगल हो सकता था, डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आप 60 डिग्री पुट करें तो जरा देखिए इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, और आप कैलकुलेटर पे इसको चेक भी कर सकते हो, कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और कॉस 60 आ गया 1/2। आप देख सकते हैं कि ये आ गया ए बी डिवाइड बाय 2। तो आप देखिए 60 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है वो अपने ओरिजिनल आंसर का 1/2 रह जाता है, यानी कि हाफ बाकी रह जाता है। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि 60 डिग्री पे जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो अपने एक्चुअल मैग्नीट्यूड का कितना रह जाएगा, परसेंटेज में अगर आप देखें 50%। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपल वेज में वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर आप कॉस 45 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 45 डिग्री इक्वल होता है 0.707 के, तो आपको ये 70% आंसर मिलेगा अगर आप परसेंटेज में देखें, और अगर डेसिमल में देखेंगे तो यहाँ पे 0.707 वैल्यू अपीयर होगी। सही है। इसके बाद आप मजीद देख लीजिए, अगर आप इसको प्रोसीड करें, लेट्स से यू कैन प्रोसीड ऑन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे आपको इसका डिफरेंट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं आपको पूछे जाएं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जनरल कैटेगरी का ये एमसीक्यू था। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू देखिए, जो ट्रिकी है और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, या कोई और वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको कोई से दो वेक्टर दे दिए जाएं जैसे ए और बी और उनकी कोई सर्टेन वैल्यूज हो, तो आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों के बिटवीन एंगल बताइए। तो एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने अभी ट्रेस भी किया था। जरा देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेस किया था कि एंगल जो थीटा होता है दो वेक्टर्स के बिटवीन वो किसके इक्वल होता है। जरा तो जो कीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमने इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट देखा था ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। सही है। अब आप देखिए जब आपने यहाँ से एंगल निकाला था तो ये आपको मिल गया था ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी। अब यहाँ से आपने जब थीटा एंगल निकाला था तो इसका ये फॉर्मूला था कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी डिवाइड बाय ए बी। ये बन गया आप जनरल फार्मूला। अब जरा आप तवज्जो कीजिए,
आपको जो वेक्टर गिवन है वो कौन कौन से हैं। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट वेक्टर जो आपको दिया गया है वो है ए, विच इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, सही है। और आप देखिए अगर आप तवज्जो करें तो हमें चाहिए फर्स्ट वेक्टर जो भी आपको दिया गया होगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट, और इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है उसका भी एक्स कॉम्पोनेंट। तो बी वेक्टर आपका इक्वल है आई कैप माइनस जे कैप के। अब हमने यहाँ से वैल्यूज निकाल लेनी है। आप देखिए आई के साथ जो भी वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे तो यूनिट वैल्यू यानी कि 1 वैल्यू मौजूद है, वो एक्स कॉम्पोनेंट की होती है विच इज इक्वल टू 1, और जे के साथ जो वैल्यू मौजूद होगी इसको आप ए वाई कहेंगे, और ये भी 1 के इक्वल है, और जी कॉम्पोनेंट हमारा अवेलेबल नहीं है हमारे इस प्रॉब्लम में। सेकंड केस को देखिए, इसमें आपको बी एक्स गिवन है 1 और बी वाई गिवन है -1, सही हो गया। तो ये आपको जो न्यूमरेटर पार्ट है इसके लिए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई की वैल्यूज मिल चुकी हैं। ए जी बी जी चूंकि नहीं एग्जिस्ट करा तो वो हम 0 पुट करेंगे, सही है। इस केस के लिए भी ए जी 0 के इक्वल होगा, और इस केस के लिए भी अगर आप देखें तो बी जी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 0 के इक्वल होगी। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब आपने करना ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ट्रेस कर लीजिए और बी का ट्रेस कर लीजिए, और जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। जरा देखिए, ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है और ये वाली हमारी सेकंड इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आप देखिए जो सेकंड पार्ट पे हमने फोकस करना है वो है कि ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, आपने ये देखना है कि आई के साथ कौन सी वैल्यू मौजूद है, दैट इज 1, जे के साथ भी 1 वैल्यू मौजूद है, तो आई के साथ जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, इसी तरह जे के साथ जो वैल्यू आएगी इसका भी स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट, या आप इसको यूं लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। इसी तरह आप बी वाली वैल्यू को भी निकाल लीजिए। तो बी में अगर आप देखें तो आई के साथ 1 आ रहा है, उसका आप करेंगे स्क्वायर, यानी कि आई के साथ जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ वैल्यू आ रही है -1, तो आपने ये माइनस इंक्लूड करके पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर, यानी कि जे के साथ जो भी आएगा उस सारे का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको बी वैल्यू मिल गई, ये आ गई 2 अंडर रूट के इक्वल। इस तरह आपको ये दोनों के मैग्नीट्यूड मिल चुके हैं। तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देना है, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। आप इसको पुट करके देखिए, कॉज इनवर्स ऑफ, आप देखिए ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स है 1 के इक्वल, और बी एक्स भी 1 के ही इक्वल है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह आप नेक्स्ट देखिए, ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई इक्वल है 1 के, और अगर आप यहाँ पर देखें तो बी वाई किसके इक्वल है, बी वाई इक्वल है -1 के। इसको अगर आप डिवाइड करें तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ये 2 अंडर रूट, और जी वाली वैल्यू हमारी 0 है इसलिए वो मैं पुट नहीं कर रहा, तो इस तरह ये आ जाएगा 2 अंडर रूट। तो अब आप इसको सिंपली प्रोसीड कर लीजिए, जैसे यहाँ पे ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हमारा 0 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का ये कैंसिल आउट, 0 बाय समथिंग ये 0 हो जाएगा, और आपका ये जो यहाँ पे पार्ट बच जाएगा वो है कॉज इनवर्स ऑफ 0। आप इसको ट्रेस करके देख सकते हैं, कॉज इनवर्स ऑफ 0 का जो आंसर है वो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो इस वे में ये मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में करवाया क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी हो सकते हैं जिसमें वैल्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट यूज़ की जाएँ और लार्जर वैल्यूज़ भी यूज़ की जा सकती हैं। तो आप सिंपली इस टेक्निक को फॉलो करके, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली देखा जाए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए करवाया है, ये फार्मूला आपको ऑलरेडी याद होगा, तो आपने जस्ट आप सिंपली देख सकते हो कि ए के साथ जो आ रहा है और बी के साथ जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दें, और ए बी का मैग्नीट्यूड आप थोड़ा सा रफ वर्क करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको पुट करके कॉस का इन्वर्स ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डिटेल आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है कि जिस भी तरह के एमसीक्यूज आ जाएं तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।